आप देख रहे हैं नोएडा खबर। मैं विनोद शर्मा। आज के गंभीर विषय पर जो भूकंप से जुड़ा है, एनसीआर क्षेत्र में क्यों है भूकंप का खतरा, क्या है बचाव के तरीके और क्या कारण हैं इसके। इससे पहले हम चर्चा शुरू करें, मैं अपना जो हमारे गेस्ट हैं उनका परिचय करा दूं कि डॉक्टर कुमार राका जो एनआईडीएम में सीनियर प्रोग्रामर हैं और साथ ही आपदा प्रबंधन के विशेषज्ञ हैं, जो गौतम बुद्ध नगर के प्रभारी भी रहे हैं और दिल्ली एनसीआर में आपने काफी काम किया है। डॉक्टर कुमार राका जी का मैं आज के इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं। आपका बहुत बहुत आभार। डॉक्टर हरीश त्रिपाठी जी जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं, उन्होंने दिल्ली एनसीआर में बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर और सेफ्टी पॉइंट पर काफी काम किया है। भूकंप की संभावनाओं को लेकर हाल ही में आपने दिल्ली में एक वर्कशॉप में बहुत गंभीर प्रेजेंटेशन दिया था। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हरीश त्रिपाठी जी ने हमें समय दिया है। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन हरीश जी। नमस्कार भाई साहब, थैंक इससे यू। पहले कि हम ये विषय शुरू करें, मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड ये बता देता हूँ कि दिल्ली एनसीआर में जो अब तक स्टडी हुई है, तो जनवरी 1960 से लेकर 31 मार्च 2023 तक 63 सालों में 675 भूकंप आए हैं एनसीआर में। और इनमें ज्यादातर जो भूकंप आए हैं उनमें सबसे गंभीर बात यह है कि 2000 तक 40 भूकंप आए और बाकी भूकंप 2000 के बाद। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना गंभीर मुद्दा है कि भूकंपों की संख्या बढ़ती जा रही है। और हाल ही में जब 23 मार्च को भूकंप आया था तो पूरा उत्तर भारत हिल गया था। जो इसमें जो कारण बताए गए हैं वो रिपोर्ट में, वो ये माना जाता है कि जिस जगह पर तालाब थे, कभी जलाशय थे भारी भारी, और वो अब अवैध निर्माणों के कारण, अतिक्रमणों के कारण वो लोगों ने कब्जा लिए हैं, दब गए हैं। लेकिन जमीन के अंदर आज भी जल का प्रवाह है। ये एक महत्वपूर्ण वजह है। अब आप देखिए कि 2000 तक 40 साल में 73 भूकंप आए और उसके बाद 22 साल में 602 भूकंप आए हैं, जो मेरे पास आंकड़ा है। तो इससे ये पता लगता है कि अनियंत्रित और अनियोजित विकास इस आपदा के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। तो आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले शुरुआत में डॉक्टर कुमार राका जी से करूंगा। आपने इस दिल्ली एनसीआर में काफी काम किया है। भूकंप के कारण क्या क्या हो सकते हैं और खतरे क्या क्या हैं, उसका बचाव क्या हो सकता है, हमारे दर्शकों को बताइए जी। थैंक यू विनोद जी, थैंक यू वेरी मच मुझे इस मंच पे आमंत्रित करने के लिए। जी और आज जिस विषय पे आप बात करना चाहते हैं या बात कर रहे हैं, जी। एक्चुअली जब हम दिल्ली और एनसीआर को देखते हैं तो ये एक शायद पहले नंबर पे संवेदनशील मामला है हम्म। जिसके बारे में हर किसी को सोचना बहुत जरूरी है। हम्म। आपने दो पहलू, तीन पहलू मुझे दिए कि रीजन क्या है। पहले तो भूकंप का, जी। भूकंप का साइंटिफिक रीजन बहुत आसान है समझना। हम्म। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। पूरा जितना कॉन्टिनेंट्स है वो प्लेट्स के ऊपर बना हुआ है और वो प्लेट मूवमेंट में है। और प्लेट्स के मूवमेंट के टाइम में जब वो एक दूसरे से थोड़ा बहुत टकराते हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी रिलीज होती है। और वो एनर्जी जब सरफेस तक बाहर आती है तो उसके फलस्वरूप भूकंप आते हैं। अब बात रही, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है। जी। नेचुरल प्रोसेस है और जो डेटा आपने दिया पिछले 30-35 सालों का भूकंप के आकलन का, जी। एक्चुअली अगर आप आईएमडी की रिपोर्ट्स देखें हम्म। तो शायद उतने भूकंप एक साल के अंदर आते हैं। हम्म। पहली चीज तो ये है। जी। अब दूसरी चीज, भूकंप हर दिन आते रहता है लेकिन उसकी इंटेंसिटी बहुत डिफरेंट होती है। हम्म। कई बार तो वो इतना हल्का होता है कि शायद हम लोग महसूस ही नहीं कर पाते। हम्म। बट वो हमारे
हमारे रिकॉर्डर्स जो हैं, सिस्मोलॉजी आईएमडी के जो रिकॉर्डिंग्स हैं, वो उसको खूब आसानी से रिकॉर्ड करते हैं। और एक साल में जब मैं एक बार रिकॉर्ड कर रहा था कभी 2008-10 के आसपास, तो तकरीबन एक साल के अंदर अंदर मैंने देखा 1000 भूकंप आए हुए हैं इंडिया में। बट वो इतने हल्के होते हैं, फिर से मैं बोल रहा हूँ, वो इतने हल्के होते हैं कि कहीं हमें समझ में ही नहीं आता। जी। एक लेवल तक आने के बाद वो आम इंसान को फील होता है, उसके पहले हमें फील नहीं होता। अब साथ में जहां पर स्पेसिफिकली हम दिल्ली और एनसीआर की बात कर रहे हैं, दिल्ली एनसीआर के साथ साथ मैं और थोड़ा सा इसमें विस्तृत करना चाहूंगा चीजों को, जी हिमालयन रीजन जी जी। या नॉर्थ ईस्ट रीजन को ले लें। तो हम्म यहाँ पे जैसे आपने बताया कि पॉपुलेशन इंक्रीज, अर्बनाइजेशन, अनप्लान्ड डेवलपमेंट, इन्होंने हमारी वल्नरेबिलिटी को, अनप्लान्ड डेवलपमेंट ने हमारी वल्नरेबिलिटी को बहुत ज्यादा इंक्रीज किया। और एक मेजर भूकंप जैसा टर्की में अभी आया था, या पिछले दिनों नेपाल में आया था, या उसके पहले जापान में आया था 2011 में। जापान एक ऐसी कंट्री है जिसने अपने पूरे डेवलपमेंटल प्रोसेस में ही अर्थक्वेक को सम्मिलित किया है। और जिस तरह से भूकंप पे बाकी दुनिया व्यथित हो जाती है या सोचती है कि ये क्या हो गया, जापान में उतने लेकर होता ही, वो आम जिंदगी का हिस्सा होता है। बट उसके बावजूद 2011 में जिस तरह से भूकंप आया, सुनामी जनरेट हुई, और सुनामी के बाद फिर से न्यूक्लियर लीकेज का खतरा हो गया, उसने पूरी दुनिया को दिखाया था 2011 में कि वास्तव में अगर एक मैसिव भूकंप आ जाए तो हो क्या सकता है। द बेस्ट प्रिपेयर्ड कंट्री हम जिसको कहते हैं, उसने, उसके भी पसीने छूट गए थे एक तरह से, अगर हम कहें तो, कैसे चीजों को संभाला जाए। रिसेंट हिस्ट्री नहीं जा रहा। उसके बाद 2015 में नेपाल की जलजला क्या होता है, तबाही क्या होती है, अनप्लान डेवलपमेंट का नतीजा क्या हो सकता है, तैयार नहीं होने का नतीजा क्या हो सकता है। और अभी रिसेंटली पिछले महीने में टर्की, जीता जागता उदाहरण है टर्की और सीरिया के बॉर्डर पे जो भूकंप आया है, वर्ल्ड की सारी टीम पहुंची, सब कुछ पहुंचा, लेकिन फिर भी हालात तब तक हाथ से बाहर हो चुके होते हैं। मैक्सिमम टाइम में शायद ही कोई जिंदा बचा होता है जिसको निकालेंगे, लेके आएंगे, मैक्सिमम डेड बॉडीज ही मिलती हैं। अब सवाल ये उठता है, तैयारी कहाँ से करें, क्या करें। एक ऐसी आपदा है जिसका पूर्वानुमान अभी नहीं है, पूर्वानुमान लगाना बहुत मुश्किल है। साइंटिस्ट कम्युनिटी दिन रात इसके ऊपर काम कर रही है। और आज से 20-25 साल के पहले, मतलब आप सोचिए तो, सुनामीज का और साइक्लोन्स का भी पूर्वानुमान नहीं था, लेकिन आज के डेट में उसका पूर्वानुमान लगाना बहुत आसान हो गया। उसकी वजह से रिस्पॉन्स के तरीके और या कहें आप प्रिवेंशन एक्टिविटीज बहुत स्ट्रांग हो गई। लेकिन भूकंप के मामले में अभी ये नहीं है, भी थोड़ा बहुत, तो इतना कम टाइम है हमारे पास कि उसमें कुछ करना मुश्किल हो जाता है। अब कि हम ये जानते हैं कि पूर्वानुमान हमारे पास नहीं है, तो डिजास्टर्स को हम नॉर्मली दो फेज बांटते हैं। सडन ऑनसेट, सडन ऑनसेट का मतलब जिसका कोई पूर्वानुमान नहीं होता है, और स्लो ऑनसेट, जैसे इसमें ड्रॉट्स भी आता है, या जो नॉर्मल फ्लड्स होते हैं वो आते हैं। भूकंप के बारे में बात कर रहे हैं तो वहीं पे केंद्रित करते हुए ये सडन ऑनसेट डिजास्टर। इसमें अगर पूर्व तैयारी की जाए, अगर आप अपने आप को पूरी तरह से तैयार नहीं करते, और दिल्ली एनसीआर का जिस तरह का डेवलपमेंटल पीछे भी था और आगे भी जो रहा है, मुझे तो लगता है कि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को समझता है। लेकिन एक पीरियड में, बीच में जो डेवलपमेंटल प्रोसेस था पूरे दिल्ली एनसीआर का, और उसमें भी खास करके मैं बताऊं आपको, अनधिकृत कॉलोनियां जो हैं और लाल डोरे वाले जो घर हैं जो वहां पे, जी उसमें बिल्डिंग बाय लॉज का बिल्कुल हिसाब किताब नहीं रखा गया, बिल्कुल भी हिसाब किताब नहीं रखा गया। डीडीएस जो है वो तो आज के डेट में आप कह सकते हैं कि बिल्डिंग बाय लॉज को समझते हैं, उसके हिसाब से उन्होंने घरों का निर्माण किया है। बट
अनधिकृत कॉलोनियों के बारे में खास करके मैं बताना चाहता हूँ। ऐसा डिजास्टर होगा, ऐसा डिजास्टर होगा जिसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। और जितनी भी रिस्पांस कैपेबिलिटीज हमने आज के डेट में तय कर ली हो, पैदा कर ली हो, भले हम नेपाल में जाके द फर्स्ट रिस्पॉन्डर बन जाते, जापान में हम बहुत बढ़िया काम करके आए, टर्की में हमारे नाम का चर्चा होता है, बट एनडीआरएफ की फौजें कितनी, आर्मी कितनी है, कितने लोग ग्राउंड पे उतर सकते हैं, और दिल्ली एनसीआर में पॉपुलेशन कितना है, हाउसेस कितने हैं जो कि वल्नरेबल है। और साथ साथ जब प्रिपरेशन की बात करते हैं हम, तो आम जनता की समझ कितनी है कि भूकंप के खतरे को समझता है। अभी आपने देखा होगा कि एक पिछले दिनों एक न्यूज आ रहा था लखनऊ में एक बिल्डिंग कोलैप्स का, और उसमें एक बच्चे ने बताया कि उनके फैमिली में उनकी दादी भी थी, मम्मी भी थी, पापा कहीं बाहर थे, और ऑल ऑफ ए सडन बिल्डिंग कोलैप्स हुआ, और उसने कहीं डोरेमोन का कार्टून देखा हुआ था टीवी पे, और उसमें उनको डूज एंड डू नॉट समझाया गया क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और बिल्डिंग शेक होते ही वो तुरंत से पलंग के नीचे घुस गया, और एक बच्चा अकेले फैमिली में बचा रह गया, बाकी सारे के सारे लोग डेड हो गए। तो डूज एंड डू नॉट्स एंड प्रिपेयर्डनेस का ये फायदा, लेकिन आज के डेट में ये कितने लोगों के पास है, कहाँ तक ये जानकारी है कि क्या करना चाहिए। नॉर्मली होता क्या है कि तुरंत से कुछ अनवांटेड हैपन हुआ, पैनिक का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, पैनिक में ऑलरेडी आपका मेंटल स्टेटस जो है वो काम करने की स्थिति में ऑलरेडी है, लेकिन वो बंद हो जाता है। तो जब तक आप प्रॉपरली प्रिपेयर्डनेस को फॉलो नहीं करेंगे, ऑन द वन हैंड बिल्डिंग बाय लॉज, द अदर थिंग, बिल्डिंग बाय लॉज ऑलरेडी हैं हमारे यहाँ पे, सब कुछ बहुत तरीके से बनाया गया, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन ऑन द ग्राउंड नहीं नजर आता है, नहीं नजर आता है। और जब बिल्डिंग कमजोर हो, जनता तैयार नहीं हो, तो दूसरा नेपाल और टर्की बहुत हद तक संभव है। बस वक्त का इंतजार है कब ये होता है, और वी हैव टू देखने के लिए तैयार होना पड़ेगा एक्चुअली हमको। नहीं, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आप ही के साथ एक क्रॉस क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ कि जो डाटा दिल्ली एनसीआर में, मैं दिल्ली का आंकड़ा पढ़ रहा हूँ कि दिल्ली में 600 इमारतें आज भी खतरनाक स्थिति में है, और सरकारी एजेंसी मानती हैं कि उन्हें ढहाना जरूरी है। दिल्ली में एक सर्वे हुआ अभी, ये कि 10,231 इमारतों की पहचान की गई, जिनमें जो है 6,221 को नोटिस दिए गए, और 5,132 को में स्ट्रक्चरल ऑडिट उनका होगा, ये बताया गया। 117 में रेट्रोफिटिंग का के कारण वो उसका काम चल रहा है, लेकिन 153 को ढाया गया सिर्फ, और अभी भी 623 ऐसी हैं जिनको ढाया जाना है। ये मैं केवल दिल्ली का उदाहरण दे रहा हूँ, और ये दिल्ली का वो है जो उनके रिकॉर्ड में है। अगर हम अवैध कॉलोनियों में जाएं, मेरे ख्याल से दिल्ली का अगर पूरा डाटा देखा जाए तो एक बड़ा महत्वपूर्ण आंकड़ा निकल के आ रहा है, जो आप सुनकर चौंकेंगे। केवल 4% ऐसा एरिया है जो वेरीफाइड है भूकंप के हिसाब से, जो इमारतें हैं केवल 4%। बाकी की स्थिति क्या है आप अंदाजा लगा लीजिए। अब मैं एक नोएडा का उदाहरण बताता हूँ कि जब नोएडा शहर बना था तो यहाँ पर 85 पीपीएच का मास्टर प्लान में प्रावधान किया गया था। 85 लोग रहेंगे 1 हेक्टेयर में, और इस समय 2250 का है, और हो सकता है उसको और बढ़ा रहे हो। बिल्कुल। तो जो आंकड़ा है, और ये वो आंकड़ा है जो प्लान्ड है। अनप्लान्ड की तादाद, मेरे ख्याल से, मैं अगर कहीं गलत हूं, नोएडा का लगभग 40% हिस्सा अनप्लान्ड है। तो इसके बारे में आपने, क्योंकि बीच में गौतम बुद्ध नगर का प्रभार भी देखा था, तो आप उस दौरान आपने बहुत सारे स्कूलों में बच्चों को ट्रेनिंग भी दिलाई, तो क्या आपने यहाँ का स्टडी किया? थोड़ा सा ये भी जानकारी हमारे दर्शकों को बताइए जी। देखिए, बहुत सही आपने आकलन किया है, लेकिन वो जस्ट मुझे कहना चाहिए कि जो अ, 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 मतलब वो जस्ट आपने टिप दिखाया है। वो एक पूरा अगर एक ग्लेशियर है, अगर वो पानी में डूबा हुआ, तो उसका टिप जो है वो आपके डाटा में नजर आता है। जी जी।
वास्तविकता इससे बिल्कुल विपरीत है। हम्म वास्तविक रूप से अगर पूरे दिल्ली एनसीआर का निरीक्षण किया जाए तो जो आंकड़ा है उसमें मुझे लगता है कि 20 से 50% की वृद्धि होगी। हम्म वल्नरेबिलिटी एक्चुअली जो बिल्डिंग्स आप कह रहे हैं कि जिनको मार्किंग किया गया है कि ये ढहने की स्थिति में इनको ढहाया जाए, हम्म वो आंकड़ा कम से कम 50% तो बढ़ जाएगा। हम्म देखिए, पहली चीज तो ये है, दिल्ली एनसीआर सिस्मिक जोन 5 में आते हैं। हम्म सिस्मिक जोन 5 सबसे संवेदनशील माना जाता है भूकंप को मद्देनजर रखते हुए, जी भूकंप को ध्यान में रखते हुए। हम्म आपको याद होगा कि लातूर का भूकंप जो था, हम्म जिसमें पूरा का पूरा शहर तहस नहस, जी वो सिस्मिक जोन 5 में कहीं नहीं था, वो सिस्मिक जोन 3 में था। हम्म जब 3 और वर्ल्ड वाइड ये एक्सपीरियंस किया गया है कि सिस्मिक जोन 3 में 2 में भी मैसिव भूकंप के झटके आ सकते हैं जो कि पूरे शहर को तबाह कर सकते हैं। हम्म अब उस चीज को अगर हम ध्यान में रखें तो ऑलरेडी जो चिन्हित है हमारे पास सिस्मिक जोन 5, हम्म जहां पे मैक्सिमम सीवियरिटी का, मैक्सिमम इंटेंसिटी का भूकंप आने की संभावना है, हम्म उस जगह पे किस तरह की तबाही हो सकती है ये सोच के परे है एक्चुअली। हम्म अब बात रह गई बिल्डिंग्स की, जिसको मार्क किया गया, और सही बात है कि मार्किंग तो उसी की होगी जो आपके प्लान के अंडर में है, जो आपके पेपर्स पे है। जो आपके पेपर्स पे है नहीं, उसकी मार्किंग कहाँ से कर सकते हैं, आप कैसे कर सकते हैं? हम्म और प्रॉब्लम एक्चुअली यहीं पे है। हम्म अ, हम लोग अपने डिजास्टर मैनेजमेंट में कहते हैं कि देखिए, वल्नरेबिलिटी को कम करने, वल्नरेबिलिटी डिसाइड हम लोग कैसे करते हैं, 3 तरीके होते हैं उसके। हम्म एक तो फिजिकल होता है, दूसरा सोशियो इकोनॉमिक होता है, और तीसरा इन्वायरमेंटल कंसर्न्स होते हैं उसमें, जब हम्म वल्नरेबिलिटी की हम planning करते हैं या डिसाइड करते हैं। और समाज में, खास करके भारत के संदर्भ में जब हम बात करते हैं, तो वल्नरेबिलिटी सबसे ज्यादा सोशियो इकोनॉमिक होती है। हम्म सोशल सोशल में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। आपका इंफॉर्मेशन लेवल कैसा है, आपका वे ऑफ लाइफ क्या है, आपका कास्ट क्लास ब्ला ब्ला ब्ला, ये बहुत सारी चीजें उसमें, ठीक है। बट हम्म इकोनॉमी डायरेक्टली आपके वल्नरेबिलिटी को डिसाइड करती है। द मोर परचेजिंग पावर यू आर हैविंग, द मोर सेफ्टी यू कैन बाय। हम्म ओके। और इस इकोनॉमी के साथ सोशल कंडीशंस बहुत हम्म बहुत प्रगाढ़ता से एक्चुअली इंटरैक्ट करते हैं। हम्म अब सवाल ये है, चाहे नोएडा का सवाल हो या दिल्ली का सवाल हो, जी जब एक पार्टिकुलर पॉपुलेशन की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो वल्नरेबल है, तो हम उसके घर को कैसे समझ सकते हैं कि वो फूल प्रूफ होगा, सेफ होगा? हम्म बड़ा इंटरेस्ट, मतलब इतना जुड़ा हुआ मामला है ना कि इसको अलग करके देखना मुश्किल हो जाता है। जी अब बिल्डिंग बाय लॉज हैं आपके पास, नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी है, अ, एक पूरा प्रोजेक्ट चला है, नेशनल अर्थक्वेक रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट, जिसको हम एनसीआरएमपी कहते हैं, हम्म एनईआरएमपी सॉरी। आपके पास नेशनल बिल्डिंग कोड है, जिसमें प्रॉपरली आपको आइडिया दिया गया है कि किस सिस्मिक जोन में आप रहते हैं, और उसके हिसाब से किस तरह के इमारतों का या घरों का निर्माण आपको करना है। और ये हम्म पब्लिक प्लेस में है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये कहीं पे छुपा हुआ है। हम्म लेकिन अब उसके साथ में फिर से सवाल बनता है कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, आप कितना कर सकते हैं, और दूसरा आपकी जानकारी कितनी है, सोशियो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी इसको कहते हैं। हाँ बिल्डिंग जी बाय लॉज हमने ओपन कर दिया वेबसाइट पे, आज एनडीएमए के, दूसरी जगहों पे, गूगल पे सिंपली सर्च मारने पे आपको एनबीसी का पूरा पेपर मिल जाता है, पूरा फॉर्मूला मिल जाता है। जी बट कितने लोग इसको कर पाते हैं? हम्म और जब तक इस चीज को आप जब रहते हैं, हम्म खास करके इस वल्नरेबल हाई रिस्क जोन में, जिसको हम कहते हैं हाई रिस्क जोन, जी और इन चीजों को आप फॉलो नहीं करते हैं, हम्म तो गॉड इज द सेवियर। द कंट्री हम्म तो हमारी वही है ना, प्रॉब्लम। मैं बिल्कुल थोड़ा सा कभी रफ हो जाता हूँ, सॉरी टू। वही ये देश वही है कि हेलमेट अभी लगाते हैं कि क्योंकि हमें फाइन से बचना है। हेलमेट तो हम्म हमारी सेफ्टी, कार का सीट बेल्ट बिल्कुल हमारी बिल्कुल सेफ्टी। बिल्कुल बिल्कुल वो हम गंभीरता लगाते उस हैं, वो बिल्कुल वो गंभीरता गंभीरता आम आनी चाहिए जी जनता नहीं है। हम हम्म हेलमेट और सीट बेल्ट तभी इस्तेमाल करते हैं सिर्फ फाइन से बचने के लिए। अरे वो हाँ हमारी सेफ्टी की, ये सोच कहाँ पे है?
हम फाइन भरते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। बिल्कुल इमेजिन दैट। कोविड-19 का टाइम जो था उसको आप समझिए, उसको देखिए, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, वो किसके लिए था? आपकी सेफ्टी के लिए, जनता की सेफ्टी के लिए था ना। और उसको पुलिस को बिल्कुल डंडे चलाना कि आप मास्क पहन लो। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। वो इस चीज को एक्चुअली कहीं ना कहीं हमें बैलेंस करना पड़ेगा, और उसके लिए सामाजिक जागरूकता जो है वो हम्म पहला पॉइंट। हम्म इस तरह की जागरूकता नहीं आएगी तो हम्म सरकारें खूब काम कर रही हैं। मुझे नहीं लगता है हम्म कि मैं सरकार को दोष दे सकता हूँ कि सरकारें इस दिशा में नगण्य हैं या ध्यान नहीं दे रही हैं। हम्म अब सवाल दूसरा ये भी उठता है कि ठीक है, एक डिजास्टर मैनेजमेंट का पूरा अपना मैकेनिज्म है कंट्री में, वो हम्म अपने लेवल पे चीजों को लेके आ रहा है। बट हम्म बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट के सब्जेक्ट होते हैं, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं। हम्म जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट होता है। सेम उसी तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। हम्म सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शंस लेके आ सकती है, गाइडलाइंस लेके आ सकती है, लेकिन रियल इम्प्लीमेंटेशन उसको स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पे सवाल फंस जाता है। हम्म डायरेक्शन सारे हैं आपके पास, गाइडलाइंस है, सब कुछ आपके पास ओपन हम्म वेबसाइट पे अवेलेबल है, ओपन डोमेन अवेलेबल है। वो जिस तरह से बिल्कुल। आम जनता को अवेलेबल, उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट्स को अवेलेबल है। हम्म। बट अब इम्प्लीमेंटेशन ऑन द ग्राउंड इज लैकिंग, कंप्लीटली लैकिंग। और फिर से मैं दोबारा आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा जी। कि जब तक जमीन पर जो जनता है वो जागरूक नहीं होती है, हम्म सब कुछ बेमानी है। और किया भी सब कुछ उसी के लिए जा रहा है, लेकिन समझना उसको जरूरी है। और जब तक वो जनता समझती नहीं है, कुछ भी करने का कोई मकसद नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता हम्म। अच्छा, एक चीज और बताइए कि ये क्यों नहीं स्कूलों के सिलेबस में शामिल होता डिजास्टर मैनेजमेंट को, शुरू से ही हर बच्चे को ये जानकारी हो कि उनको इस तरह की आपदा में कैसे, जब हम गाड़ी चलाते हैं, देखिए एक उदाहरण बता रहा हूँ। जब हम गाड़ी चलाना सीखते हैं तो 18 साल की उम्र के बाद हमारा डीएल बनता है। और डीएल बनवाने जब है। जाते हैं, भले ही उसका प्रैक्टिकल उतनी जानकारी नहीं, लेकिन वहां पे क्वेश्चन आंसर होते हैं कि इसको क्वेश्चन आंसर के जरिए जानना चाहता है कि भाई आदमी को कितनी जानकारी है। तो ये क्यों नहीं इसको सिलेबस में शामिल किया जाता है, ताकि हर बच्चे को जब तक वो 18 साल का हो या 10 साल का, 15 साल जैसे पढ़ने की स्थिति में आए, उसके थोड़ा थोड़ा हर साल उसके एक एग्जाम का एक हिस्सा हो और उसमें उससे सवाल पूछे जाएं, ताकि वो 18 साल का होते होते तो इतनी जानकारी आ जाए कि दूसरों को जानकारी देने लगे। जी। बड़ा बढ़िया सवाल किया आपने विनोद जी। बिल्कुल जो 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 जिस डायरेक्शन में मैं चीजों को लेके जा रहा था, बस उसी डायरेक्शन पे आपने एक बढ़िया सवाल कर दिए। जी। मैं एक्सप्लेन करने में और आपको डिटेल्स भी बताऊंगा कि एक्चुअली कहाँ से हम लोग कहाँ तक पहुंचे हैं और आगे हम्म का रास्ता कहाँ तय होता है। हम्म। देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट जो है इस कंट्री में एक्चुअली 2001 तक, तो हरीश 2001 जी आ तक गए घर पे? हाँ आ गए आ, हैं। हाँ बस आप थोड़ी दो बोलिए, फिर इनको थोड़ा टाइम देंगे। जी। हाँ जी, हाँ, आप बोलिए, एग्रीकल्चर करिए 2001 तक करिए। डिजास्टर हाँ मैनेजमेंट। जी, हाँ हाँ। 2001 तक डिजास्टर मैनेजमेंट इस देश में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का पार्ट हम्म था, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। हम्म अब एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री देखिए, पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम देखिए, तो एक्चुअली जो था कि वो अप्रोच जो था वो रिलीफ सेंट्रिक था। कुछ हो गया उसके बाद जस्ट एड देना है हम्म और चीजों को आगे बढ़ाना है। हम्म और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री मेनली फोकस करती थी हम्म बाढ़ पे और सूखे पे। हम्म के अलावा सब कुछ उनके सिलेबस के बाहर की चीजें। हम सिलेबस हम्म। की बात करें तो सिलेबस पे जी। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी 2005 में पार्लियामेंट के दोनों सदनों से पारित होने के बाद, और उसके पहले भी एक हाई पावर कमेटी बनी थी 1999 साइक्लोन के जस्ट पहले, हम्म। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री जेसी। जी। और 2005 में पार्लियामेंट के दोनों सदनों से ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पारित हुआ। हम्म और 2005 में ही
नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन हुआ। हम्म, 2005 से आज हम 2023 में खड़े थे। 2005 से 2023 में हम खड़े हैं। 18 साल की जर्नी है ऑलमोस्ट। नाउ थोड़ा सा ज्यादा आगे पीछे हो सकता है। हम्म, और इस 18 साल की जर्नी में हमने एक्चुअली बहुत कुछ अचीव किया है। हम्म, अनलिमिटेड अचीव किया। हम्म। जहाँ अभी पे आपका आपसे शुरुआत। थोड़ा सा आगे बस आपको दो, क्योंकि टाइम हमारे पास 7:30 मिनट का है, और अब 5 मिनट समय बस बस हरीश जी को देता है, फिर बस उसके बाद 2 मिनट आप। हरीश जी, बिल्कुल। आप जरा, क्योंकि समय आपने थोड़ा सा कम मिल पाया आपके साथ, क्योंकि आप आ नहीं पाए हो उस पे, तो आप थोड़ा बताइए कि जो ये एनसीआर में, खास तौर पर मैं आज हम्म, के सामयिक समय में कहूंगा कि जो एनसीआर में हम्म, बिल्डिंगें बन रही हैं, और जो 15-15 साल से बिल्डिंगें बन रही हैं, हाई राइज 50 मंजिल, कोई 20 मंजिल, 30 मंजिल, उनकी स्ट्रेंथ क्या बड़े भूकंप को झेल पाएगी? क्या उनकी स्ट्रेंथ पर असर नहीं पड़ेगा? जो आप स्ट्रक्चरल ऑडिट की बात करते हैं, वो तो एक हाई राइज बिल्डिंग की है ही है, और साथ में जो अनियोजित विकास है, अनियंत्रित विकास है, जनसंख्या का प्रेशर है, वो कितना इसमें महत्वपूर्ण योगदान है भूकंप के समय, आपदा में? देखिए एनसीआर में दो सिचुएशंस, मतलब दो तीन सिचुएशंस ऐसे हो सकते हैं। जैसे एक तो ये हुआ कि इनमें वो बिल्डिंगें हैं जो जो डिजाइंड हैं और जिनमें तरह तरह एक किस्म से कहिए कि प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व हैं। हम्म, तो उन उन बिल्डिंगों की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, उनके ढेर सारी सिचुएशंस हैं जिनमें देखने वाली बात है कि किस लेवल के कंप्लायंसेस हो रहे हैं, हम्म, और कितनी कितनी किस लेवल पे सीरियसनेस या प्रोफेशनलिज्म है। हम्म, अब स्पेशली इस तरह की चर्चा हम लोग पहले भी करते रहते हैं कि भाई क्या जो नए टावर्स और नए वो बन रहे हैं उनका जो डिजाइंड या हम वेटिंग कराते हैं, तो जिस तरह की स्ट्रेंथ और जिस तरीके की कंक्रीट की क्वालिटी या जिस तरह का स्टील या ओवरऑल आरसीसी या किसी भी तरीके का जो भी सिस्टम लिया गया है वो कितना प्रभावी है। तो वो वो जो है कितनी सीरियसनेस है वो अपने आप में देखने वाली बात है। और हम्म, इसी सब को देखते हुए जो अभी अभी जैसे पोस्ट कंस्ट्रक्शन ऑडिट की बात अथॉरिटीज ने अपने एनसीआर में, स्पेशली नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना ने चलाई, कि पोस्ट कंस्ट्रक्शन ऑडिट कराया जाएगा एक डेफिनेट साइज एंड हाइट की बिल्डिंग्स का। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ये चीज है, सामने भी आई है, और ये रही है कि कहीं ना कहीं उसमें मिसिंग लिंक्स हैं। हम लोग वो सीरियसनेस बिल्डिंग्स को नहीं दे पा रहे हैं। हम्म, अब दूसरा दूसरा पहलू उन बिल्डिंगों का है जिनमें प्रोफेशनल्स नहीं इन्वॉल्व हैं और जो लोग अपने हिसाब से बना रहे हैं। हम्म, तो चूंकि लोगों की अंडरस्टैंडिंग है कि साहब हमने तो 9 इंच बाई 9 इंच का कॉलम लगाया और 4 12 के सरिये डाल दिए, या इस तरह के नोशंस। अब देखिए बिल्डिंग खड़ी हुई है, तो हम्म, बिल्डिंग के खड़े रहने को एक वो पैरामीटर समझ रहे हैं। और ढेर सारा जितने अपने गांव में देखिए 5 5 6 6 स्टोरी की सब बन रही एनसीआर में, तो अगर दिल्ली में जैसे शाहीन बाग, ये ढेर सारे ये सब तमाम इलाके आप देखेंगे जहाँ 5 5 6 6 स्टोरी की बिल्डिंगें हैं। और वो भी और नदी के किनारे हैं, एकदम अ, नदी के किनारे। वो सब सारी डाइवर्सिटीज मतलब एडवर्सिटीज के साथ वो सब खड़ी हो रही है सारी। तो उनकी वल्नरेबिलिटी तो है ही काफी। और इसके अलावा भी जिस तरीके की जितनी चौड़ी सड़कें हैं, अब हम्म, ये इन लोगों का जैसे बाटला हाउस है, वहां पता चला कि 5 5 6 6 फीट 7 7 फीट चौड़ी सड़कें हैं और हम्म, 8 8 स्टोरी की बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं। हम्म,
तो ये तो किसी भी ऐसी सिचुएशन में शायद किसी भी तरीके के ऑपरेशंस आपको चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, अगर कहीं जहां तक मैनेजमेंट लेवल पे बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इसमें मुद्दा वही है कि एटलीस्ट जो हम प्लान्ड वाले कर रहे हैं उनके बारे में तो काफी सीरियस होने की जरूरत है, क्योंकि प्लान्ड में तो कुछ स्पेशली देखिए ये डिफरेंट डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं कि भाई जैसे नोएडा जैसे इलाके में टावर्स बनाए जाए या ना बनाए जाए। अब फिलहाल तो बन रहे हैं और लोग कैलकुलेशंस और हर चीज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऑन पेपर आप कितना भी कुछ कर लेते हैं, अगर वाकई एग्जीक्यूशन लेवल पे मिसिंग लिंक्स रहेंगे तो वो फिर चीजें उस लेवल पे नहीं हो पाएंगी, एंड रिजल्ट तो सही नहीं बिल्कुल। रहेगा। अब हरीश जी, 1 मिनट का समय कुमार राका जी के लिए, 1 मिनट का आपके लिए। कुमार राका जी, अभी तक की जो डिस्कशन हमारी हुई है उसमें लोगों से किस तरीके से अलर्ट, सरकारी मशीनरी भी और आम पब्लिक भी कैसे अलर्ट रहे, ये जरूर आपको 1 मिनट के अंदर बताना है जी। थैंक यू विनोद जी। एक्चुअली 1 मिनट के अंदर बस इतना, सिर्फ इतना सा ही है कि देखिए, सरकारें अपना काम कर रही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना सिस्टम है, डिजास्टर मैनेजमेंट स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। जी। जिन स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने लेवल पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है, चाहे वो गुजरात गवर्नमेंट हो, चाहे उड़ीसा गवर्नमेंट हो, उन्होंने टोटल डिजास्टर मैनेजमेंट के फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है। अर्थक्वेक सिर्फ एक उसका हिस्सा है। जिस तरह से पिछले भी आपने सवाल पूछा था कि एजुकेशन में इन चीज़ों को क्यों नहीं लाया जा रहा है, तो एजुकेशन में इन चीज़ों को बहुत हद तक लेके आया गया है। आज कोर्सेज बन रहे हैं स्पेसिफिकली डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर, सिस्मोलॉजी के ऊपर, तरह तरह की ट्रेनिंग्स हो रही हैं मैसन्स के लिए, इंजीनियर्स के लिए। और स्कूल के लेवल पे भी अब डूज एंड डू नॉट्स जो है बहुत हद तक सम्मिलित किया गया है। और भारत सरकार का गांव गांव तक पहुंचाने वाला जो कार्यक्रम है आपदा मित्र, अब ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहुंचाने के लिए, तो मुझे कहीं से भी नहीं लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे इस सिस्टम को लेके कहीं कोई कमी रही है। हाँ, गैप्स जरूर हैं, रहेंगे वो हमेशा, जैसे कि चलिए, इस पे अब सर आगे भी बोल रहे डिस्कस थे, गंभीरता गैप्स। से हम करेंगे। हरीश जी, बस जो भी, क्योंकि कभी भी बंद हो सकता है, अब आप अपनी बात करिए, 1 मिनट जो भी बचा है जी। हरीश जी। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जैसे एनसीआर में मैं देखता हूँ डिफरेंट ग्रुप्स, या कहिए कि हाउसिंग सोसाइटीज हैं, कहीं कुछ है, कहीं